Hello everyone and welcome to Step Up Academy. I know you all are here for the next session for the spoken English course. अब तक हम लोगों ने काफ़ी वेरी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में प्रीपोजिशंस कवर किया था जिसमें कि हमने एक ही कैटेगरी को ले पाए थे, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो हमने देखा था कि वो प्लेस कैसे डिनोट करते हैं। हम किसी प्लेस के बारे में बताना चाहते हैं, हम ये किसी प्लेस पर जा रहे हैं तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। और ये भी पता चल गया था कि प्रीपोजिशन वर्ड का मतलब होता है वो वाले वर्ड्स हमारे पूरी ग्रामर में जो हमें किसी भी टाइम, प्लेस या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। वो हमारे सब्जेक्ट और हमारे ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन के जो दो बाकी के टाइप्स थे वो हम सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इस कोर्स में एनरोल कर लिया है स्पोकन इंग्लिश के, बहुत बढ़िया, कुडोज। बट द वंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, उन्हें मैं बता दूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ अगर अभी है कुछ करने के लिए तो वो है प्ले स्टोर पर जाए और टाइप करें स्टेप अप अकेडमी और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और ये सब ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह बोल रही हूँ। यू विल गेट ऑल दीज बेनिफिट्स ओवर देयर इन दैट एप्लीकेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर आप ये सारे एप्लीकेशंस को ये सारे बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हो तो इसे डाउनलोड करो। ऑनलाइन क्लासरूम मिल जाएगा, डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, 24/7 आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद में पर्सनलाइज असिस्टेंस होगा और अपना स्कोर चेक करने के लिए, आप कंपटीशन करने के लिए लाइव टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। 24/7 तो है एक्सेस, उसके साथ साथ यू कैन रेफर एंड अर्न एज वेल। तो अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन को आप यूज़ करें और उससे अर्न कर सकें तो उसे रेफर करिए, लोगों को बताइए कि हाउ गुड दिस एप्लीकेशन इज़। Moving ahead, now we have prepositions of time. तो अब जैसे कि हमें प्लेस वाली चीज़ पता थी, हमें टाइम क्या बताता है, प्रीपोजिशन कैसे बताएंगे। या तो ये टाइम को रेफर करते हैं या ये टाइम को रेफर करते हैं या ये ड्यूरेशन को रेफर करते हैं। कैसे कि या तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं या इतनी लंबी ड्यूरेशन। जैसे कि मैंने कहा कि हाउ लॉन्ग इज़ द क्लास, या मैंने पूछा व्हेन इज़ द क्लास सबसे पहले, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि द क्लास इज़ एट 9 o'clock, विच मीन्स कि एट 9 o'clock 9 बजे वो क्लास है, वो उसका टाइम है। लेकिन अगर मैंने पूछा हाउ लॉन्ग विल द क्लास बी और हाउ लॉन्ग इज़ द क्लास, मतलब कि वो क्लास कितनी लंबी चलेगी, तो क्या होगा इसका आंसर। जैसे कि मान लीजिए 1 hour है तो मैं बोलूँ, वो मेरा फ्रेंड बोलेगा कि द क्लास इज़ फॉर 1 hour, तो वो उसकी टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो टाइम को हमने किससे बता दिया, एट से बता दिया। और ड्यूरेशन के लिए हमने और दूसरे प्रीपोजिशन यूज़ कर लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई रीच देयर एट 9, आप 9 o'clock वहाँ पर पहुँच गए थे। अब यहाँ आप सोचेंगे कि AM और PM में से क्या लगेगा, वो तो बताया ही नहीं है। तो वो इसीलिए होता है कि जब आप इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन होते हैं, जब आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जैसे मैंने कहा कि तुम कितने बजे आई पार्टी में, मैं तो 9 बजे आ गई थी। तब मैंने नहीं बताया कि मैं शाम के 9 आई थी या सुबह के 9 बजे आई थी, राइट। तो इसीलिए वो कॉन्वर्सेशन के बीच में ऐसा होता है जब हम AM या PM का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड चीज़ होती है। उसके बाद में कोल्ड विंड ब्लोज इन विंटर, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये भी टाइम ही बता रहा है कि वो विंटर के समय में, विंटर के टाइम ही कोल्ड विंड जो है वो चलती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये समझ लिया है कि जो ये प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम डिनोट करते हैं उनका यूसेज किस तरीके से होने वाला है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ होता आई रीच देयर एट 9, तो जो देयर है इसकी जगह अगर एट पार्टी होता तो जो पार्टी और सब्जेक्ट के बीच का रिलेशन है वो हमें कौन बता रहा था, ये बता रहा था एट, क्योंकि वो 9 बजे उस जगह पर पहुंचा। तो बस उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब है हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन जो कि है एट, और वैसे भी हमारे एग्जाम्पल में भी एट था तो ऑब्वियसली उसे तो आना था। एट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसे कि आपको याद होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो था वो भी स्पेसिफिक चीज़ बताता था, एट, है ना। मीट मी एट द बस स्टॉप, यानी कि मुझे बस स्टॉप पर मिलना, ना को 2 कदम आगे ना 2 कदम पीछे। तो वो जो एट था वो स्पेसिफिक प्लेस बताता था। बस वैसे ही स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए एट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी अराइव्ड एट 9 o'clock, वो 9 बजे आ गई थी। अब 9 बजे बिल्कुल श्योरिटी से कह रहे हैं कि वो स्पेसिफिक टाइम है 9 o'clock। नेक्स्ट, स्टार शाइन एट नाइट, कि रात को ही तारे जो हैं वो चमकते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, एट का यूसेज बहुत इजी है, बहुत अलग अलग जगह नहीं आता है। प्लेस में स्पेसिफिक के लिए आता है, टाइम में स्पेसिफिक के लिए आता है, और इस तरीके से वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को डिनोट करने के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑन। अब ऑन तो हम सबको पता है कि ऑन हमने प्लेस में कहाँ यूज़ किया था, जब वो कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है, ऑन द टेबल वाली चीज़, ठीक है, कांटेक्ट में रहती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑन जो है वो डेज और डेट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। हम टाइम नहीं बोलेंगे,
हम ये टाइम मतलब कि जो ये घड़ी वाला टाइम होता है ना, इस टाइम के लिए हम ऑन का यूसेज नहीं करेंगे। हम ऑन का यूज़ कब करेंगे? जब हम डे की बात कर रहे हैं, सी यू ऑन मंडे तो करेक्ट है, एंड सी यू या कोई स्पेसिफिक डेट ऑन 23 जून तो वो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 23 जून लिखा हुआ है इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल ले लिया। वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, ओ माई गॉड सो मच ऑफ कोइंसिडेंस, माई एग्जाम इज ऑन 23 जून। तो जब हमने डेट की बात कर रहे हैं, इसके आगे अगर आप ईयर भी लगा देंगे तो भी ऑन ही आएगा, और यहाँ डे है, कोई सा भी डे हो मंडे से लेकर संडे तक तो भी ऑन ही आएगा। फिर आ जाता है इन, ये सारे सबसे सिंपल वाले हैं अपने जो प्रीपोजिशंस हैं बेसिक वाले। तो इन आएगा, इन इंडिकेट्स पीरियड, मंथ, ईयर या सीजन। सीजन तो हमने देख लिया, इन विंटर सीजन, तो सीजन की डाउट क्लियर हो चुकी है। ईयर की बात आती है तो किस साल में? वी मेट इन द ईयर 2010 या 2010। तो जब हम ईयर की साल की बात करते हैं तो हम साल के केस में भी इन यूज करते हैं। किस साल मिले थे, किस साल पास आउट हुए हो आप लोग? तो इन 2021, इन 2024, इस तरीके से। मंथ की बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी मंथ आप बोलेंगे कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, माई बर्थडे इज इन जून, माई बर्थडे इज इन जनवरी, इस तरीके से आप एग्जाम्पल में मंथ के लिए इन यूज करोगे। और पीरियड यानी कि ड्यूरेशन में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल, तो ये हो गया मंथ। आई विल रीच देयर इन 2 मिनट्स, तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम बताया है ना कि इतने टाइम पीरियड में आप पहुंच जाओगे, जैसे कि ड्यूरेशन की बात हम कर रहे थे, तो वो इन 2 मिनट्स जो पीरियड बता रहा है वो उसके लिए इन यूज हुआ है। तो दिस इज हाउ हमने देखा कि एट, ऑन और इन कितने बेसिक तरीके से यूज हो जाते हैं टाइम के लिए। एट कहाँ? स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं, घड़ी वाले टाइम के लिए, ऐसा याद रख लीजिए एट। उसके बाद में ऑन कहाँ पर यूज करते हैं? ऑन हम डेज और डेट्स के लिए यूज करते हैं, और इन काफी सारी चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत ईजी टू रिमेंबर चीजें हैं। सबसे पहले तो आप रखिए सीजन, याद रखिए सीजन हो गया, मंथ हो गया, और उसके अलावा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम हो गया और ईयर हो गया, ठीक है। ईयर, मंथ, सीजन, यानी कि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, ये ऐसे याद हो सकता है, राइट। ये सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि ये टाइम है, ठीक है, एक दिन में बहुत सारा टाइम होता है, तो ये एट के लिए है। फिर उससे ज्यादा बड़ा क्या हो गया? ऑन हो गया, तो उससे ज्यादा बड़ा है ऑन। ऑन क्योंकि डेज और डेट्स बताता है। अब डेज और डेट्स कहाँ पर होते हैं? वो यहाँ पर होते हैं क्योंकि यहाँ पे पीरियड, टाइम पीरियड है, मंथ है, ईयर है और सीजन है। तो इस तरीके से सबसे छोटी वैल्यू एट बताता है, उससे बड़ी ऑन, और सबसे बड़ी इन बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So next we have during. During indicates when something happens within a period. यानी कि during हमें तब वो वाला preposition की तरह use होता है whenever we have to tell कि एक specific duration के बीच में कोई incident took place. For example अगर मैं बोलूँ कि वो लड़ाई करते करते उसको हंसी आ गई, in that sense कि he was fighting and he laughed during the fight. तो फाइट के चलते हुए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है जिसके बीच में कोई इंसिडेंट हुआ है, तो हमें ड्यूरेशन पता चल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि है शी रेड अ बुक ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी कि जब वो फ्लाइट में थी उसकी जर्नी के टाइम पर क्या हुआ? वो बुक रीड कर रही थी। ओके, सो इस तरीके से ड्यूरेशन के बीच का इंसिडेंट पता चल रहा है। ये कोई टाइम नहीं बता रहा है ड्यूरिंग, लेकिन ड्यूरिंग क्या बता रहा है कि उस टाइम पीरियड के बीच में कोई चीज हुई थी। नेक्स्ट वी हैव फॉर। फॉर इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, तो फॉर जो है वो कितनी देर के लिए चला, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम हिंदी में लिख सकते हैं कि फॉर का मीनिंग होता है के लिए। हम कहते हैं ना दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, तो हम वैसे ही बस के लिए यहाँ पर यूज करेंगे और टाइम ड्यूरेशन लगा देंगे, यानी कि हाउ लॉन्ग यू वर देयर, आप वहाँ कितनी देर के लिए थे। तो जब कितनी देर के लिए वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। एग्जाम्पल है दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years, वो लोग 10 साल के लिए दोस्त रह चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं क्योंकि हैव बीन यूज हुआ है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है सिंस। अब सिंस जो होता है ना, हमको कोई इंसिडेंट या कोई क्या बोल सकते हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, हमें इंडिकेट करता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक टाइम ड्यूरेशन है। करेक्ट, आई वाज थिंकिंग ऑफ द वर्ड टाइम ड्यूरेशन। तो उस टाइम ड्यूरेशन का बिगिनिंग पॉइंट जो हमें बता रहा है ना, वो सिंस बता रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर है ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010। तो 2010 जो है ना वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो यहाँ रह रहे हैं, और लेकिन सिंस एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि वो किसी का एंड पॉइंट नहीं बता रहा। वो जिस बारे में भी बिगिनिंग का पॉइंट बताता है ना, वो उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, वो चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हम यहाँ देखते हैं लिविंग, ING फॉर्म है, मतलब कि वो अभी भी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ रहने का बिगिनिंग पॉइंट कब था? 2010
10 था उनका बिगिनिंग पॉइंट, तो हम उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। तो आप और सिंस के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि आप ये चीज़ कब से कर रहे हैं। आई हैव बीन लर्निंग पियानो सिंस माई 5th ग्रेड, यानी कि मैं 5th ग्रेड में थी, 5th क्लास में थी, तब से मैं पियानो बजाना सीख रही हूँ। तो हमने क्या बोल दिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है और वो चीज़ अब तक चल रही है, वो कंटिन्यूटी में आ रही है। नेक्स्ट है फ्रॉम। अब फ्रॉम, सिंस, अनटिल, ये सारे ना काफ़ी एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। फ्रॉम जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी तरफ से है, ठीक है, हमारी तरफ से, तो यहाँ पर से जो है वो तो आ ही रहा है हिंदी का, लेकिन इंडिकेट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, लेकिन ये जो है ना करण अर्जुन की जोड़ी के साथ में आता है। द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, यानी कि हम फ्रॉम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जहाँ पर हमें बिगिनिंग भी पता होती है और एंड भी पता होता है। तो एंड को बताने के लिए हमारे पास करण का साथी है अर्जुन, जो कि है टू, फ्रॉम और टू, फ्रॉम 5 PM to 9 PM। तो हमने फ्रॉम और टू को साथ में यूज़ किया है। तो हमने इससे पहले देखा था सिंस, तो जो सिंस था वो हमें सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग बताता था कि बिगिन कब हो रहा है, करेक्ट, ये बताता था। फ्रॉम हमें क्या बताता है, हमें उस चीज़ के बारे में फ्रॉम यूज़ करना होता है जहाँ पर हमें बिगिनिंग तो पता ही है, हमको एंड भी पता है, बिगिनिंग और एंड दोनों पता है। लेकिन जब हम आते हैं अनटिल या टिल पर, तो ये हमें एंड पॉइंट बताता है कि ये उस चीज़ का एंड पॉइंट है, कोई पीरियड ऑफ टाइम है जिसका खत्म हो रहा है। आई एम वेटिंग अंटिल द मूवी फिनिशेज और द मूवी एंड्स, तो मतलब कि उस टाइम पीरियड के एंड तक आप वेट कर रहे हो और उस एंड को बताने के लिए आपने टिल या अनटिल वर्ड का यूज़ किया है। जैसे कि द शॉप इज ओपन अंटिल 10 PM, तो शॉप के खुले रहने का टाइम क्या है, 10 बजे वो शॉप बंद हो जाती है, तो आपने क्या यूज़ किया है, अनटिल, कि 10 बजे तक वो बंद हो जाती है। तो आपने एंड पॉइंट को डिनोट करने के लिए, एंड पॉइंट को दर्शाने के लिए अनटिल और टिल का यूज़ किया है। अब आता है बाय। अब बाय से मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आई होप ये क्लियर है, सिंस, फ्रॉम और अनटिल, टिल, ये सब किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब आता है बाय। तो आपने और दो तरीके के बाय देखे होंगे, एक ये बाय होता है, एक ये बाय होता है, और एक BY बाय होता है। ये जो बाय होता है BYE, इसे हम टाटा बाय बाय के लिए यूज़ करते हैं। BUY बाय यानी कि खरीदना, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय दिस, मुझे ये खरीदना है। लेकिन ये जो BY बाय है, जो कि हम यूजुअली यूज़ कर सकते हैं इस वाले सेंटेंस में, जब हम कहते हैं दिस पेंटिंग इज मेड बाय मी, हम ऐसे करते हैं, तो ये वाला जो बाय है ना, ये बस वैसा ही बाय है। लेकिन इसको जब हम प्रिपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे तो इसमें ये आ जाता है कि हम एक एंड पॉइंट, एक डेडलाइन दे रहे हैं कि इस डेडलाइन तक ये काम हो जाना चाहिए। जैसे कि इंडिकेट्स अ डेडलाइन और द लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम मतलब जल्दी से जल्दी कब, बाय विच समथिंग शुड बी डन, कोई चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल है प्लीज फिनिश योर होमवर्क बाय टुमारो। अगर मैं बोलूँ कि कोई प्रोजेक्ट है जो आपको मंडे तक सबमिट करना है, वो आपकी डेडलाइन है, लास्ट डेट जो हम कहते हैं, तो ये जो बाय है हमको क्या बताता है प्रीपोजिशन में, लास्ट डेट। ऐसे लिख सकते हैं आप अपने ना की टर्म्स बना लीजिए। की टर्म्स क्या होते हैं, की टर्म्स जो होते हैं वो होते हैं, हम क्या जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम अपनी ही टर्मिनोलॉजी क्रिएट करते हैं जिससे हमारे नोट्स इजी टू अंडरस्टैंड बन जाएं, कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो मैं मेरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके पढ़ा रही हूँ, मैं मेरे शब्दों को यूज़ करके पढ़ा रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप उसे समझ पा रहे हो वैसे आप खुद के नोट्स बनाइए ताकि उन की टर्म्स की मदद से आप वो याद कर सकें। जैसे मैंने ये करण और अर्जुन वाली बात बोली, तो अगर आपको करण अर्जुन याद रह रहा है तो आप वो याद कर लीजिए, अगर आपको कोई जय वीरू याद आ रहे हैं तो आप जय वीरू लिख लीजिए। तो मतलब वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी से आप वो की टर्म्स को जनरेट करें और उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब स्पोकन इंग्लिश का ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज है, भाषा है। जब हम छोटे थे तब हमें मम्मी ने बताया कि मैं मतलब आप खुद को मैं बोलोगे और आप किसी सामने वाले को बोलोगे तुम, ठीक है। लेकिन जब हमने सोचा कि हम बड़े लोगों से बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे। अब जब सबसे पहले हमें मम्मी ने ये बताया, हमने ये नहीं सोचा कि बड़े लोगों के लिए आप और छोटे लोगों के लिए तुम क्यों करना है, राइट। वी नो कि इट्स अ रूल, ऐसे ही बोलते हैं बिकॉज दैट इज हाउ द लैंग्वेज वर्क्स। और बस वैसे ही रूल्स यहाँ पर इस लैंग्वेज में है। बस फर्क इतना है कि वो लैंग्वेज हमारी प्रैक्टिस में है, इसलिए हमको ईजिली समझ में आ जाता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन इंग्लिश क्योंकि वो हमारे लिए न्यू लैंग्वेज हो जाती है तो हमें उसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। मूविंग अहेड वी हैव बिफोर। तो आई होप आपको बिफोर तो सबको पता होगा। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, किसी भी चीज से पहले। आई रीच्ड बिफोर यू भी पहले,
ठीक है, आई रीच बिफोर टाइम, मैं समय से पहले पहुंच गया, सब में पहले यूज होता है। ही स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे से पहले खड़ा हुआ है, मेरे से आगे खड़ा हुआ है, वही तरीके से हम बिफोर को यूज करेंगे। इंडिकेट्स द टाइम बिफोर अ स्पेसिफिक इवेंट, कोई इवेंट का मतलब जरूरी नहीं होता कि कोई पार्टी की बात हो रही है, इवेंट भी कोई एक टाइम होता है कि कोई एक इंसिडेंट हुआ है, जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है उससे पहले के टाइम को हम बिफोर कहते हैं। वी नीड टू लीव बिफोर 8 o'clock, तो जो 8 बजना है, ये 8 बजने का काम भी एक इवेंट है कि इस इवेंट से पहले जो है हमको जाना है, वी नीड टू लीव बिफोर 8 o'clock। नेक्स्ट वी हैव विदिन, तो विदिन जब यूज होता है जब हमारे पास एक छोटी टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी कि जैसे कि मास्टर शेफ देखते होंगे आप लोग, तो उसमें 1 घंटे का टाइम दिया है जैसे कि खाना बनाने के लिए, जब लास्ट के 5 मिनट्स हैं तो आप बोलोगे यू नीड टू कुक दिस विद इन 5 मिनट्स, यानी कि जब आप एक छोटी टाइम ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो कभी कभी 1 घंटा भी विद इन में यूज हो जाता है, और क्यों उसे यूज करेंगे, क्योंकि उस 1 घंटे का कंपैरिजन एक बड़ी वैल्यू से कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। used for ending an action before the given time or less than the amount of time, ठीक है, लेस देन दी अमाउंट ऑफ टाइम मतलब गिवन टाइम से कम टाइम की जब हम बात करते हैं तो विद इन यूज करते हैं। माई ग्रैंड फादर गेट्स टायर्ड विद इन 10 मिनट्स, तो मतलब कि वो 10 मिनट में थक जाते हैं, बोलते हैं बस 10 मिनट में थक जाते हैं, ठीक है, तो जब हम विद इन यूज करते हैं, ही गेट्स टायर्ड विद इन 10 मिनट्स, तो एक छोटी टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ खत्म हो गई, लेस टाइम वाली चीज़। उसके बाद में आता है वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन 7 वीक्स, तो अब ये 7 वीक्स है, मतलब 7 वीक्स तो बहुत बड़ा टाइम है, 7 वीक्स मतलब अराउंड 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स तो बहुत सारा टाइम है, तो हम उसके लिए विद इन कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला था, लेकिन हम उसे जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो वी आर थिंकिंग, वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 7 वीक्स, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको विद इन भी समझ में आ गया होगा और बिफोर भी समझ में आ गया होगा। मूविंग अहेड वी हैव नाउ द कैटेगरी इज डन। हमारी सेकेंड आती है, मतलब या कि हमारी लास्ट कैटेगरी आती है जो कि है प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस बनाई है कि डायरेक्शन एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाना, किसी चीज़ के थ्रू जाना, उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, किसी ऊपर के सरफेस पर कोई काम करना, ये सारे जो सिचुएशंस हैं, ये सारे जो कंडीशंस हैं, दे आर एक्सप्लेन्ड thoroughly by denoting prepositions of direction। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले तो डेफिनेशन दी है, डायरेक्शन या मूवमेंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई पर्सन है, मूव कर रहा है, कहीं पर भी मूव कर रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज करेंगे। और तो और अगर कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, जैसे कि ही स्टैंडिंग ऑन माय लेफ्ट, तो वहाँ पे जो हम ऑन यूज कर रहे थे, जो हमने प्लेस और टाइम दोनों में यूज किया है, उसके हम यहाँ पर डायरेक्शन की तरह यूज करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है मोहन जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि वो रिवर के अंदर, इनसाइड ऑफ इट, उसकी चीज के एकदम ही अंदर चला गया, तो हम उसके लिए इनटू वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि उसके अंदर जाने के एक्शन को बता रहा है। एक्शन को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि वो रिवर के अंदर जंप कर गया। He came to me, वो मेरी ओर आया, वो मेरे पास आया, है ना, तो उसके हमने क्या यूज किया है, टू यूज किया है। मूविंग टूवर्ड्स समबडी कह लेते हैं उसमें, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट बियॉन्ड आवर वर्ल्ड, तो बियॉन्ड का मतलब होता है कोई लिमिटेड स्पेसिफिक चीज़ से ज़्यादा। जैसे कि हम कहेंगे कि मेरे खर्चे जो हैं वो मेरी सैलरी से ज़्यादा हैं, आई स्पेंड बियॉन्ड माई अर्निंग, यानी कि एक पता है हमें कि इतनी सी चीज़ है, और लेकिन हम बियॉन्ड मतलब हम उससे बड़ी बात कर रहे हैं। लाइफ एग्जिस्ट बियॉन्ड आवर वर्ल्ड, कि हमारी अर्थ के अलावा भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। एंड दैट्स हाउ इनटू, टू और बियॉन्ड जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो हमारे प्रीपोजिशन है। पहला वाला आता है हमारा टू, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे टू यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये सब चीज़ें पहले से जानते हैं, है ना। इसको बस ये है कि क्लैरिटी देगा, या कहीं पर जब आपको कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर टू यूज होगा या टू वर्ड यूज होगा। मैंने देखा है कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है टू और टू वर्ड्स में, उनको बहुत डाउट रहता है। तो वो क्या है कि जब हम इनको समझेंगे और एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, तो हमको ज़्यादा बेटर ये समझ में आ जाएगा कि वो जो लूप होल्स हैं, आपके डाउट्स हैं, वो चीज़ वहाँ पे फिल इन हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहला है इंडिकेट्स मूवमेंट रीचिंग टुवर्ड अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो है, तो हम क्या बोलते हैं, टू यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ठीक है। आई एम मूविंग टू भोपाल, आई एम मूविंग टू दिल्ली, शी वॉक्ड टू द पार्क, कि वो पार्क जो उसका है, वो पार्क क्या है, उसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। पार्क उसकी डेस्टिनेशन है और पार्क की तरफ वो जा रही थी, तो हमने क्या बोल दिया, पार्क को वो जा रही थी, ठीक है, पार्क को, तो उसके लिए हमने
टू यूज किया है, शी वॉक्ड टू द पार्क। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ रिसीविंग समथिंग, पहले तो आप कुछ रिसीव कर रहे हो, आपको किसी ने पैसे दिए, जैसे यहाँ पर माई फादर गेव ₹100 टू मी, मेरे पापा ने मुझे 100 रुपए दिए, तो ये जो टू है, टू मी, किसको दिए, मुझे, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। नेक्स्ट आता है कॉन्वर्सेशन, यानी कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी कॉन्वर्सेशन को आप रिसीव कर रहे हो ना, वो भी एक तरीके से रिसीविंग की कैटेगरी में जाएगा। तो माई फादर वॉज टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे बात कर रहे थे। फिर आता है इन केस ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर स्टेट। अब यहाँ स्टेट हमारा जो है वो MP UP नहीं है भाई, ठीक है, ये नहीं है। स्टेट होता है कोई लेवल पे पहुंचना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दैट मदर स्विंग्स द चाइल्ड टू स्लीप, मम्मा ने जो है वो चाइल्ड को ऐसे स्विंग करते हुए सुला दिया, तो वो सोने के स्टेट पर पहुंच गया, स्लीप के स्टेटस पर वो बच्चा पहुंच गया। तो आप क्या बोलोगे, टू स्लीप, ठीक है। तो आपने उस स्टेट को बताने के लिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो हमने टू की यहाँ पर कितनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तरीके देख लिए जिससे हमने टू को यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन बनाकर। नेक्स्ट आता है फ्रॉम। तो फ्रॉम अभी हमने उसमें भी देखा था कि हमारे इसमें टाइम में कैसे यूज होता है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है। फ्रॉम का मतलब होता है हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, तरफ से, ठीक है, हमारी तरफ से फ्रॉम। जैसे कि मैं किसी को बर्थडे गिफ्ट दूंगी, मैं बोलूंगी फ्रॉम प्राची, तो वहां पे आप देखिए इंडिकेट्स मूवमेंट अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट। एक पॉइंट है और उससे कहीं जा रहे, अवे, गोइंग अवे। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया ओरिजिन, यानी कि आपकी ओरिजिन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर स्कूल, कि आपकी जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई, वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल। तो ये आपने ओरिजिन हो गई पहली चीज, तो ये सेकंड हो गया। फिर क्या आ जाता है, और रिसीविंग समथिंग, आप कुछ रिसीव कर रहे हो, है ना। हम आई गॉट दिस फ्रॉम माई मदर, आपकी कोई आदत है, मान लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा हंसने की आदत है, तो आप बोलोगे आई गॉट इट फ्रॉम माई मदर, आपने वो मम्मा से रिसीव किया है। ये हो गई आपका तीसरा तरीका जब आप फ्रॉम यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में आता है वाइल मेकिंग समथिंग यूजिंग समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ की को यूज़ करके कोई तीसरी या दूसरी चीज़ बना रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका फोर्थ केस जहाँ पर आप फ्रॉम यूज़ करते हो। तो हम सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। पहला वाला है ही ट्रैवल्ड फ्रॉम पेरिस टू लंदन, तो ये तो हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन तो बता रहा है पेरिस, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम यूज हुआ है, यानी कि फ्रॉम पेरिस टू लंदन। तो जो हमने फ्रॉम टाइम वाले टाइम पे देखा था, करण अर्जुन साथ रहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि करण अर्जुन यहाँ पे भी साथ हैं, फ्रॉम और टू साथ में ही है। ओरिजिन तो बता ही रहा है, साथ ही साथ वो वहां से जा रहा है, तो वो गोइंग अवे वाली चीज भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। नाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, आप सन से एनर्जी रिसीव कर रहे हो, तो ये सेकेंड वाला हो गया, है ना, फ्रॉम द सन। वी मेक चपाती फ्रॉम फ्लावर, मतलब कि आप आटे से रोटी बनाते हो, तो ये चीज़ हो गई कि मेकिंग समथिंग यूजिंग समथिंग, आप इसको यूज करके ये क्रिएट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका कि आप कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, कोई एक रॉ मटेरियल को यूज़ करके, तो फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल यू आर मेकिंग समथिंग, तो आप फ्लावर से चपाती बना रहे हो, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम यूज हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स हाउ हम फ्रॉम को प्रीपोजिशन की तरह 4 सिनारियोज में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनटू। इनटू बहुत इजी है, इंडिकेट्स द मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड और इंटीरियर। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था, मोहन जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि वो रिवर के अंदर कूद गया, तो यानी कि इनसाइड या इंटीरियर ऑफ समथिंग, इनटू समथिंग। पुट दिस इनटू अ बॉक्स, यानी कि आपने उस चीज को उसके अंदर डाल दिया, कंप्लीटली इनसाइड, हिडन फ्रॉम द एक्सटीरियर वर्ल्ड हो गया, वो चीज डब्बे में डाल दिया, तो वो इनटू चला गया। शी जम्प्ड इनटू द पूल, ये तो क्लियर है ही। ही इज लुकिंग इनटू द वेल, यानी कि वो उस चीज के इंटीरियर में देख रहा है, तो हम इनटू यूज करेंगे। फिर आता है ऑन टू, तो जैसे कि हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में भी, जब हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखा था, तब ऑन देखा था, तो उस ऑन में भी हमने देखा था कि सरफेस की बात हो रही थी। हम बोल रहे थे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि वो जो बुक है वो टेबल के सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो हमने उसके लिए ऑन यूज किया था। बस उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, इंडिकेट्स मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। जैसे कि वहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है, आई एम अप्लाइंग क्रीम ऑन टू माई फेस, जब आप क्रीम लगाते हो अपने फेस पर ऐसे करके, तो आप अपने सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, बस उसके लिए हम ऑन टू यूज कर रहे हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वो भी उसके कॉन्टैक्ट में है, एंड दैट्स हाउ उसने जंप किया है। इनटू और ऑन टू तो बहुत इजी था, क्योंकि उसके और दूसरे वेरिएशन नहीं है ना, फ्रॉम और टू के कितने वेरिएशंस थे। फिर आता है थ्रू।
तो थ्रू के थोड़े से दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला है इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड और एंड ऑफ समथिंग टू द अदर साइड, यानी कि एक ये पोजीशन है और यहाँ से वो दूसरी जगह आ रहा है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप थ्रू, जैसे हम कहते हैं यू हैव आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू इट, आई हैव एन एक्सपीरियंस थ्रू इट, कि उसके थ्रू निकलने का आपके पास एक एक्सपीरियंस है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वो एक्सपीरियंस जो ट्रैवल कर रहे हो आप, वो चीज़ को हम थ्रू से डिनोट करेंगे। जैसे कि ही वॉक्ड थ्रू द टनल, कि एक टनल है, हॉलो टनल होता है, ठीक है, इस तरीके से, और आप उसमें यहाँ से जा रहे हैं और इसके थ्रू पार करते हुए इस तरफ से निकल गए, तो उसके लिए आप थ्रू यूज़ करोगे। सेकेंड जो सिनारियो होता है वो होता है जब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ समथिंग, कि आप शुरू से एंड तक आपने वहाँ पे फिजिकली नहीं, आपने वहाँ पे मेंटली भी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि वी सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी थ्रू द मूवी। अब मूवी का मतलब ये तो है नहीं कि आप मूवी के अंदर ही थे, नहीं, थ्रू द मूवी का मतलब है आप मूवी की बिगिनिंग से मूवी के एंड तक थे, तो उस जर्नी में वो एक्सपीरियंस जो आपने किया है ना, वो इस थ्रू से आप डिनोट करोगे। नेक्स्ट इज इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ लाइन और पैरेलल टू समथिंग, ये हमें पता चलता है अलोंग से। अब अलोंग जैसे कि कई बार क्या होता है, मेरी बहन है जो घर पे रहती है, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरे बिना अकेले बोर हो जाएगी, तो मैं उससे कहती हूँ साथ में चलेगी मेरे, या मैं कहती हूँ चल मेरे साथ चल। तो जब मैं कहती हूँ चल मेरे साथ चल, तो वो मेरे आगे या मेरे पीछे नहीं रहेगी, वो मेरे साइड बाय साइड, मेरे बगल में चलेगी, मुझसे पैरेलल चलेगी। तो जब मैं उसे बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ कम अलोंग विद मी, ठीक है, मेरे संग संग चल, बस वही है यहाँ पे अलोंग। शी वॉक्ड अलोंग द बीच, तो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं होता है। आपने देखा होगा कहीं पे कोस्टल सिटीज़ में लोग जो ऐसे लहरें आती रहती हैं बीच पर और वो उसके साइड बाय साइड चलते रहते हैं, तो वो भी उस बीच के पैरेलल ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलोंग यूज़ करते हैं। देन वी हैव अराउंड, तो अराउंड तो सिंपल पता है, परिक्रमा लेना, एक पॉइंट है और उसके गोल गोल घूमना। तो क्या है, इंडिकेट्स मूवमेंट इन सर्कुलर और सराउंडिंग डायरेक्शन, जैसे कि दे ड्रोव अराउंड द सिटी, यानी कि वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिटी के एकदम कंपास की तरह गोल ही घूम रहे थे, नहीं, एक मतलब एक चक्कर लगा दिया उन्होंने सिटी का, तो इसलिए बोल रहे हैं दे ड्रोव अराउंड द सिटी। नेक्स्ट होता है अप्रॉक्सीमेशन के लिए बोलते हैं, जैसे कि कई बार आपको तुक्का लगाना है, अप्रॉक्सीमेटली बोलना है कि इतना तो कुछ होगा, लगभग जब हम कहते हैं तो लगभग 5 बज रहा होगा, द टाइम वॉज अराउंड 5 o'clock, तो आप एक तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। वो जो लगभग वाली चीज़ होती है ना, वो अराउंड से हम डिनोट करते हैं। फिर आता है टूवर्ड, तो अभी हमने देखा था कि हमें टू और टूवर्ड में डाउट है, वाई यार दोनों वर्ड्स अलग अलग लिखा गए। टू और टूवर्ड्स में हमको क्या कंफ्यूजन थी, वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। इंडिकेट्स मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज़ की तरफ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो क्या डिफरेंस देखे हैं कि जब हम टू की बात कर रहे थे तब हमको डेस्टिनेशन मिली थी। शी वॉक्ड टू द पार्क वाले सेंटेंस में आपको याद होगा कि पार्क उसका डेस्टिनेशन था, लेकिन यहाँ पर वो किसी चीज़, किसी डायरेक्शन ऑफ समथिंग, मतलब कि इसकी तरफ बढ़ रही है। तो जब ऐसा आ जाता है कि किसकी तरफ बढ़ रहे हो, उस ओर जा रहे हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे कि द डॉग रैन टूवर्ड्स इट्स ओनर, ठीक है, वो उसके ओनर की तरफ चल रहा था। हमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन पता है, जैसे हम पार्क की तरफ जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो पार्क कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी, स्क्वायर मोशन में जाएगी, कैसे भी जाएगी। लेकिन जब वो हम बता रहे हैं टूवर्ड्स, मतलब कि हमें स्पेसिफिक पता है कि ये डॉग है और वो अपने ओनर की तरफ भागकर आएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें ऑलरेडी आइडिया रहता है उस चीज़ का। फिर आता है अप, अब अप डाउन, ये तो बहुत इजी है। अप का क्या होता है, सिंपल एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पढ़ा होगा अगर, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया लेटा हुआ, और वर्टिकल यानी कि सीधा खड़ा हुआ। तो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में हायर मूवमेंट पर जाना अप के लिए यूज होता है। जैसे कि ही क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, ठीक है, वो अप स्टेयर्स है, यानी कि वो ऊपर वाली फ्लोर पर है। फिर इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ लोअर डायरेक्शन, टिपिकली वर्टिकली, तो डाउन में भी वर्टिकली नीचे, यानी कि सीधा नीचे आ जाता है। शी वॉक्ड डाउन द हिल, तो अप और डाउन तो बहुत इजी है, ऐसी सिंपली यूज करते हैं। पास्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, क्योंकि पास्ट कैसे यूज होता है,
कि हमें तो पता है कि वो टेंस है, हम उसे भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, पिछले के कल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से आगे निकल चुके हैं, किसी चीज़ से आगे गुजर चुके हैं। जैसे पास्ट का भी मीनिंग वही होता है कि आप पास्ट से आगे निकल गए हो, बस इस प्रीपोजिशन का मतलब भी वही होता है कि यू हैव मूव्ड पास्ट इट। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको फ़ोन पर रास्ता बता रहा है कि आपको ब्रिजवासी स्वीट्स मिली क्या, तो आप बोलोगे नहीं, आपको तो वो 2 मिनट पहले उधर पीछे निकल गई दिखी थी लेकिन, है ना, तो आप क्या बोलोगे, वी हैव मूव्ड पास्ट दैट शॉप, कि आप उस शॉप के आगे निकल चुके हो, बस वहीं पर पास्ट यूज होगा। इंडिकेट्स व्हेन समवन या समथिंग हैज गॉन फॉरवर्ड और बियॉन्ड सम प्लेस, उस चीज से वो आगे निकल गए हैं। शी हैज रन पास्ट द रिवर, वो रिवर से आगे निकल गए हैं। इजी ब्रीजी, अप डाउन, और अब हमारा पास्ट भी हो गया। इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे एक्सरसाइजेस पर। आई होप आपको जो प्रीपोजिशंस हैं अभी तक के, चाहे फिर वो प्लेस हो, टाइम हो, डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जैसे एक्सरसाइजेस करेंगे हमें और क्लियर आ जाएगा ये समझ में कि कहाँ पर, किस सिनेरियो पर हम किस तरीके से प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। लेट अस बिगिन। दे आर टॉकिंग डैश द टीचर, वो टीचर से बात कर रहे हैं, अगर है तो क्या आ जाएगा, दे आर टॉकिंग टू द टीचर। ठीक है, वो टीचर से बात कर रहा है। वही एग्जाम्पल याद करिए, माई फादर वॉज टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे बात कर रहे थे, दैट दे आर टॉकिंग टू द टीचर। ठीक है, दे आर टॉकिंग डैश द क्लास। अब क्लास क्या है यहाँ पे, क्लास एक लोकेशन है, लोकेशन है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि वो एक प्लेस है। तो क्योंकि क्लास एक प्लेस है तो वहां पर हम प्लेस में क्या करते हैं, है ना, जब हम एक बड़े एरिया की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। दे आर टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, इन और एट का एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इन और एट क्या होता है, ये दोनों लोकेशन में यूज होते हैं, प्लेस में यूज होते हैं, राइट। इन हम कब यूज करते हैं, जब हम एक बड़े एरिया की बात कर रहे हैं तो हम इन यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उस बड़े एरिया में से एक छोटे एरिया की बात कर रहे हैं तो हम एट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने कॉलोनी का नाम बता रहे हैं तो आप कॉलोनी का नाम बताएंगे तो एट यूज करेंगे, उस कॉलोनी में रहते हैं। आई लिव एट ABC कॉलोनी इन XYZ सिटी। सिटी क्योंकि बड़ा एरिया होता है तो आप इन लगाएंगे, और अब आप उसके अंदर के छोटे एरिया की बात कर रहे हैं तो आप एट लगाएंगे। अब क्लास यहाँ पे एक बड़ी एंटिटी है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, वहां पर इन लगाओगे। अब मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, या डन। आई गो टू स्कूल डैश माई सिस्टर, मेरी सिस्टर के पहले, बिफोर माई सिस्टर बन सकता है सेंस वो भी, बट अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उनके साथ जाता हूँ तो आप यहाँ पे विथ भी लगा सकते हो, विथ माई सिस्टर, उनके साथ। विथ का मतलब होता है साथ जाना। ठीक है, इसके साथ। आई ब्रॉट अ पेन विद द बॉटल, बॉटल के साथ में पेन भी लेकर आया। द टेबल इज मेड, किससे बना है वो, ऑफ वुड, है ना, वो वुड का बना हुआ है, तो यहाँ यूज हो जाएगा ऑफ। इट्स रेनिंग कम वेयर, अम्ब्रेला, आगे अम्ब्रेला लिखा है तो जब रेन होती है तो हम अम्ब्रेला के नीचे जाते हैं, तो हम किसी चीज के नीचे आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तो क्या आ जाता है, अंडर। आई एम अंडर द वाटर वाला एग्जाम्पल याद है पिछले वीडियो में, अंडर यानी कि आप किसी चीज के नीचे आके कवर हो जाएंगे। मैंने कहा था ना कवर्ड होना चाहिए, ब्रैकेट में कवर्ड लिखा हुआ था, तो अगर आप कवर्ड रहते हैं तो अंडर आ जाता है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, बिल्कुल सही। मॉर्निंग कम्स डैश नाइट, रात के पहले आती है बाद में आती है, बाद में आती है ना, पहले रात आती है, तो जब बाद में आती है तो क्या बोलेंगे, आफ्टर। बिल्कुल, जैसे बिफोर आता है, जैसे बिफोर हमारा था डायरेक्शन या फिर टाइम वाला, वैसे ही हमारा आफ्टर भी आ जाएगा, जो कि डायरेक्शन और टाइम दोनों में यूज हो सकता है, कि ही वाज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे था, तो आप आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये सारे क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट सेट है जिसमें हमको ये जो पिक्चर है इसे देखना है, और इस पिक्चर में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसके बेसिस पे हमको इनको फिलअप करना है। पहला वाला है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द बेंचेस, ये बेंच पर बैठे हुए हैं, बेंच पर बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेंचेस। ठीक है, क्योंकि वो उसके सरफेस के कांटेक्ट में है तो ऑन आ जाएगा। वेरी इजी लॉजिक यूज्ड। द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द बोर्ड, अब वो बोर्ड के सामने खड़ा है, नहीं वो सामने नहीं खड़ा है, बट वो बोर्ड के पास खड़ा हुआ है, तो पास के लिए हम क्या बोलते हैं, नियर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग नियर द
बोर्ड, नियर आ जाएगा। देयर इज अ ग्लोब डैश द शेल्फ, शेल्फ क्या होता है, ये जो चीज़ है ये हमारा शेल्फ है और ये रखा हुआ है हमारा ग्लोब। ग्लोब शेल्फ के, जैसे कि याद करिए जब हमने प्लेस वाली चीज़ पढ़ी थी तो हमने बुक शेल्फ पर है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था एक्सरसाइजेस में। तो बुक, क्योंकि शेल्फ जो है हमेशा एक ओपन चीज़ होती है, जब वो क्लोज हो जाती है तो हम उसको कबर्ड बोलने लग जाते हैं। तो कबर्ड के केस में क्या होता है, वो चीज़ इन चली जाती है, इनसाइड चली जाती है। अगर हम बोलेंगे द कप इज इनसाइड द कबर्ड या द क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ इनसाइड हो जाएगी क्योंकि अब वो क्लोज हो गया दरवाजे लग के। पर जो शेल्फ होता है ना वो ज़्यादातर खुला रहता है, तो हम शेल्फ के सिनारियो में ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि वो खुला है, इनसाइड नहीं है, वो उस पर रखा हुआ है और इसीलिए ऑन द शेल्फ हो जाएगा। द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट, अब टीचर जो था वो बोर्ड के तो पास था पर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हुआ है। तो याद है हमने प्लेस में पढ़ा था, क्या आ जाएगा सामने के लिए, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ सम डैश द स्टूडेंट्स, बिल्कुल बात करने जैसे ही, जैसे आप बोलते हो यू आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, वैसे ही यू आर एक्सप्लेनिंग अ सम टू द स्टूडेंट्स और यहाँ पर टू आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जब लोग बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम टॉकिंग टू यू, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो हम टू यूज़ करेंगे। हाँ, कई बार कुछ लोग विथ भी यूज़ करते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, जो इतना गलत नहीं होता है। आप ये बोल सकते हैं कि मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो जब आप साथ वाली चीज़ बोल रहे हैं तब आप विथ बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली 99% आई हैव सीन एंड 99% इट्स प्रूवन कि टू इज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज़ जब आप किसी से इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो लेट अस रिमूव दिस, ओ माय गॉड सो मच ऑफ स्क्रिबलिंग हैपेंड। नेक्स्ट हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है टू, फॉर और फ्रॉम वर्ड्स को यूज करके हमें इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास, टू है, फॉर है और फ्रॉम है। ठीक है, शुरू करते हैं। वी स्टेड, जैसे कि मैंने अभी बताया था बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बड़ा एरिया है ना, क्या है, दिल्ली है, तो हम क्या यूज करेंगे, इन। ठीक है, वी स्टेड इन दिल्ली। फिर कितने, 8 साल के लिए, तो यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया है। याद करिए टाइम में जब हम बोलते थे कि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें इतनी देर के लिए, आप वहाँ कितनी देर के लिए थे, आई वॉज देयर फॉर 5 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, फॉर तो हमें यूज़ करना ही है। इन तो मैंने आपको सरप्राइज दे दिया था, इन एक्चुअली ब्लैंक था नहीं, लेकिन इन क्योंकि एक प्रीपोजिशन है और मैंने अभी अभी आपको इन और एट के बारे में बताया था, बस इसलिए यहाँ पर इन ब्लैंक था, बाकी आपको टू, फॉर और फ्रॉम से फिल करना है। ठीक है, मूविंग अहेड, वी स्टेड देयर, इतने से इतने तक। अब ये तो याद है करण अर्जुन की जोड़ी, आपको बिगिनिंग टाइम दिया है और एंड टाइम दिया है, आप इतने टाइम से इतने टाइम तक यू वर देयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम 2010 टू 2019। ठीक है, फिर द डैश देयर वी लेटर शिफ्टेड, अब वहां से आप शिफ्ट हुए, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम देयर, वहां से। फ्रॉम एक बिगिनिंग पॉइंट भी बताता है ना, यहाँ बिगिनिंग पॉइंट बता रहे थे ना, तो वहां से, इसलिए हमने फ्रॉम देयर वी लेटर शिफ्टेड, किधर किधर को गए, हमें डेस्टिनेशन पता रहती है तो हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, राइट। शी वॉक्ड टू द पार्क, शिफ्टेड टू जयपुर, जयपुर उनकी डेस्टिनेशन है इस सेंटेंस में। ठीक है, देयर आई वेंट डैश सेंट जॉन, देयर आई वेंट टू, फिर वही डेस्टिनेशन की बात आ गई, सेंट जॉन स्कूल, माई स्कूल टाइमिंग्स वर डैश AM टू 2 PM। तो देखिए जैसे मैंने 2 बोला, तो यहाँ पे वही करण अर्जुन की जोड़ी आ जाएगी कि हमें एक टाइम ड्यूरेशन दे दी है जिसका हमको बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट पता है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 8 AM, मतलब 8 AM से शुरू हो रहा है टू 2 PM आ जाएगा, करेक्ट। आर समर वेकेशन वॉज डैश ऑलमोस्ट 2 months, तो कितने देर के लिए था, हमें ड्यूरेशन बतानी है, तो हम वहाँ कितनी देर के लिए थे, 2 months के लिए थे, तो फॉर दैट के लिए वी विल यूज फॉर almost 2 months and during that period we visited Delhi. Now after the vacation we returned, फिर हमारे पास एक डेस्टिनेशन आ गई है, जैसे कि डेस्टिनेशन हमें पता थी, यहाँ इतनी देर से हम डेस्टिनेशन कहाँ है, ये हमारा एंड टाइम है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये भी हमारी डेस्टिनेशन है जयपुर, तो वापस आने की उनकी एंड पॉइंट क्या था, जयपुर, तो हमने 2 लगा दिया। तो देखिए सिर्फ इन एंड एट हमने एक नया सीखा है, जिसके लिए ये फिलअप मैंने बताया था कि एक बड़ी एरिया की जब आप कंसिडरेशन में लेते हो तो आप क्या लगाते हो, इन लगाते हो, और उस बड़े एरिया में से छोटे एरिया को जब यूज कर रहे हो तो आप एट लगाओगे। अदर देन दैट टू,
फॉर और फ्रॉम का यूसेज हमें इस पैराग्राफ को फिल करने से इजीली समझ में आ गया है। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। इसे मैं इरेज कर रही हूँ एंड विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमने प्रीपोजिशंस को थरोली कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो प्लेस हो, टाइम हो, डायरेक्शन हो, कुछ भी हो। तो अब आई होप आपको ट्रांसलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम हर वीडियो के एंड में कुछ ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अब बाकी है कि कुछ कॉमन एरर्स जो आप लोग परफॉर्म करते हैं इवन आफ्टर नोइंग कि करेक्ट इंग्लिश यूसेज क्या होता है। ऑल्सो टू बी और टू डू, ये जो वर्ड्स हैं जो वर्ब की तरह काम नहीं करते, क्यों करते हैं, इनसाइड और विद इन और अंडर और बीनीथ का यूसेज हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। वी विल लर्न ऑल ऑफ दिस वन बाय वन इन द वीडियोज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।